हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के बीच में हम एनसीईआरटी के नोट्स करवा रहे हैं और आज हम अपने चौथी यूनिट, जी हाँ, आज हम चौथी यूनिट को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज हम चौथी और पाँचवीं यूनिट को देखेंगे और आज हम देखेंगे हास्याकरण की समझ के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो चलिए, और आज हमारा जो क्वेश्चन फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में भी देखना है तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इंग्लिश वाला हिंदी वाला केवल डिस्कस करेंगे, बाकी इंग्लिश का आप लोग खुद पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे कि हास्याकरण क्या है। जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हास्याकरण क्या है। पहला प्रश्न है कि हास्याकरण क्या है। तो समाज के पिछड़े और वंचित समूह का समाज राजनीतिक अवसरों से अलग थलग पड़ जाना ही हास्याकरण कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि समाज के पिछड़े और वंचित समूह का जो समाज होता है राजनीतिक अवसरों से अलग थलग पड़ जाता है, वो हास्याकरण कहलाता है। अगला देखेंगे, समाज के उन 3 समूहों का नाम बताइए जो हास्याकरण के शिकार हुए हैं। जी हाँ, उन 3 समूहों के नाम जो हास्याकरण के शिकार हुए हैं, इसमें पहला आपका आदिवासी हो गया, दूसरा मुसलमान हो गया, तीसरा दलित हो गया। तो ये 3 ऐसे समूह हैं जो हास्याकरण के शिकार हुए हैं, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि हास्याकरण से निपटने के लिए सरकार क्या करती है। जी हाँ, आइए इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे कि हास्याकरण से निपटने के लिए सरकार क्या करती है। तो सरकार जो हास्याकरण से निपटने के लिए कानून बनाती है और इन समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए कई नीतियां और योजनाएं लागू करती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि सरकार जो हास्याकरण से निपटने के लिए कानून बनाती है, इन समुदायों को लाभ पहुँचाने के लिए नीतियाँ योजनाएँ भी लागू करती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, हास्याकरण के शिकार समुदायों की क्या समस्याएँ हैं। तो आइए इसका उत्तर हम देखेंगे कि हास्याकरण के शिकार समुदायों की क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले उनके साथ भेदभाव होता है। दूसरा देखेंगे, इन समुदायों को उनके संसाधनों से वंचित किया जाता है। इन समुदायों को उचित मजदूरी नहीं मिलती है, इनका शोषण होता है, इन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इन्हें सरकारी और सामाजिक अवसरों पर लाभ नहीं मिलता। तो ये हमारे इसके प्रमुख जो है समस्याएँ हैं जो हास्याकरण के कारण उत्पन्न होती है। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। इसे ये हमारे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि आदिवासी कौन लोग हैं। जी हाँ, आदिवासी कौन लोग हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। जी हाँ, आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हों, आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तो हम देख लिए कि भारत की लगभग 8% आबादी किसकी है, आदिवासियों की है, और यह मूल निवासी के रूप में जो है होते हैं। अगला देखेंगे, आर्थिक रूप से आदिवासी क्षेत्र का क्या महत्व है। ये अगला प्रश्न है। तो यहाँ इसका उत्तर हम देखेंगे कि आर्थिक रूप से आदिवासी क्षेत्रों का निम्नलिखित महत्व होता है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। इन क्षेत्रों से देश को बहुत से खनिज और आर्थिक मदद मिलता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर भारत में कितने आदिवासी समूह हैं। तो भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह सक्रिय है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारत में प्रमुख आदिवासी क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर में देखेंगे कि भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है। ये क्षेत्र भारत के प्रमुख आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये हमारे प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर आदिवासी जो है आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक में पाई जाती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, आदिवासी समूह की विशेषताएं लिखी हैं। तो आइए इनका हम उत्तर देख लेते हैं। आदिवासी समूह की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो आदिवासी समूह इनके बीच ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। इनके भीतर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। ये समुदाय जाति वर्ग पर आधारित समुदायों और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। ये जंगलों में रहते हैं, पूरी तरह जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, आदिवासी लोगों के प्रति हमारे बीच कौन सी गलत और प्रचलित छवियाँ हैं। आइए इसके बारे में देखेंगे कि आदिवासी लोगों के प्रति हमारे बीच में कौन सी गलत और प्रचलित छवियाँ हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आदिवासी लोगों के प्रति हमारे बीच निम्नलिखित गलत प्रचलित छवियाँ हैं। जैसे कि आदिवासियों का आरोप लगाया जाता है कि वह आगे नहीं पढ़ना चाहते। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों, फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म और पिछड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आदिवासी के प्रति हमारे बीच निम्नलिखित में गलत और प्रचलित छवियाँ हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय के जीवन का वर्णन करें। जी हाँ, औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय के जीवन का यहाँ पर वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीन कर आजीविका चलाते थे।
वो एक जगह ठहर कर ठहर कर रहते थे, काम करते थे रहते थे। वो स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक स्थान पर भी खेती करते थे। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय किस तरह रहते थे, किस तरह उनका जीवन यापन था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अब हम, आदिवासियों की ज़मीनें और जंगल छीन जाने से उनके सामने आजीविका को लेकर क्या समस्याएं आई, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो आदिवासियों की ज़मीनें और जंगल छीन जाने से उनके सामने आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो गए। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम के तलाश में शहरों का रुख करने लगे और वहाँ छोटे मोटे उद्योगों, इमारत और निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियाँ उनको करनी पड़ी हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि आदिवासियों की ज़मीन और जंगल जब उनसे छीने जाने लगे तो इस तरह की समस्याएं उनके जीवन में आई थी। अगला देखेंगे कि इस तरह वह गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं और ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वह कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनको बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता के भी बहुत कम है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखें कि एक दायरे में होने वाले विकास दूसरे दायरे में विनाश लाता है। आदिवासियों के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि आदिवासियों को विस्थापित कर वहाँ किया गया कार्य उनके विनाश का प्रमुख कारण है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो उन्हें जीने और अस्तित्व का स्रोत हैं। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। जी हाँ, अल्पसंख्यक ऐसे समुदाय जिनकी संख्या बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होती है, ऐसे समुदाय को अल्पसंख्यक कहते हैं। उदाहरण ईसाई हो गया, जैन हो गया, मुसलमान इत्यादि जो समुदाय के होते हैं ये सब अल्पसंख्यक, बौद्ध हो गए, ये सब अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि हाशियाकरण के निम्नलिखित कौन कौन से प्रभाव हैं। तो हाशियाकरण में निम्नलिखित प्रभाव हैं। इससे कमज़ोर सामाजिक हैसियत पैदा होती है। शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच बराबर नहीं मिल पाती है। समाज के कुछ समुदाय देश की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। हाशियाई समुदायों को अधिकारों और विकास के अन्य अवसरों में बराबर हिस्सा नहीं मिल पाता है। यह भाव पूर्वाग्रह हिंसा को जन्म देता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यह भाव पूर्वाग्रह हिंसा को जन्म देता है। समाज के कुछ समुदाय देश की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। हाशियाई समुदाय के अधिकारों और विकास के अन्य अवसरों में बराबर हिस्सा नहीं मिलता है। इससे कमज़ोर सामाजिक हैसियत पैदा होती है। तो ये सब प्रमुख जो हाशियाकरण के प्रभाव हैं इसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज के पहली यूनिट में हमने देख लिया कि यहाँ पर इतने क्वेश्चन थे जिनको हमने यहाँ पर कवर किया और यहाँ पर हमने देखा। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम चलेंगे दूसरी यूनिट पे, तो आप लोग हमारी क्लास में बने रहिए। तो चलिए फिर हम अगले यूनिट पे आ गए हैं। हमारी आज हम कुल मिला के आज 5वीं यूनिट पे आ चुके हैं। जी हाँ, एक दिन में हम 2 यूनिट कराते थे, कल हमने 2 यूनिट कराया था, आज भी 2 यूनिट कराएंगे। तो हम 5वीं यूनिट पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हाशियाकरण से निपटना। यहाँ पर हाशियाकरण से निपटने की यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हमने देखते हैं कि हाशियाई तबकों से मौलिक अधिकारों को किन 2 रूपों में इस्तेमाल किया गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्हें सरकार को अपने साथ हुए अन्याय ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन के वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता और छुआछूत के उन्मूलन के वर्णन किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, अनुच्छेद 17 में छुआछूत और 15 में भी लिंग, धर्म और जात के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अस्पृश्यता क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अस्पृश्यता क्या है। तो अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है जिसमें समाज के कुछ वर्गों के साथ छुआछूत या दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसे साथ पढ़ना, मंदिरों में जाना, सामाजिक सुविधाओं के इस्तेमाल पर रोक आदि लगाना। ये सब हमारे अस्पृश्यता के अंतर्गत आते हैं। अगला हम लोग देखेंगे सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि कई स्थानों पर दलित और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर उनकी अच्छी शिक्षा के लिए छात्रावास खोले गए हैं। जी हाँ,
आरक्षण की व्यवस्था भी इन लोगों तक सामाजिक न्याय देने के उद्देश्य से किया गया है। शिक्षण संस्थानों में सरकारियों, दलितों, आदिवासियों की सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि शिक्षण संस्थानों में इन वर्गों के विद्यार्थियों को भी सरकार विशेष छात्रवृत्ति भी देती है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये आज की हमारी दूसरी यूनिट थी जो भी ख़त्म हुई, और आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह आपको एनसीईआरटी की नोट्स मिलती रहेगी। कल हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, जी हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो आप लोग हमारी क्लास से बने रहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।